गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हमने चैप्टर स्टडी किया था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। ठीक है, जो पृथ्वी की अंदरूनी संरचना है, जिस तरीके से पृथ्वी अंदर से बनी हुई है, ठीक है, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, उस चीज़ के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की तरह एक ठोस गेंद है या यह एक खोखली गेंद है? ठीक है, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, इंटरनल मटेरियल उसका फुल होता है, फिलअप होता है, भरा हुआ होता है। क्या पृथ्वी भी ऐसी ही है कि क्रिकेट की गेंद की तरह ठोस है या अंदर से खोखली है, जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है? ठीक है, आप देखते हैं, आप स्थल मंडल पर रहते हैं, ठीक है, और यहाँ आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी चट्टानें हैं। ठीक है, क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए, आपने सुना होगा ज्वालामुखी वगैरह के बारे में, तो ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद है? पृथ्वी की आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है, ना ही पहुंच सकता है। ठीक है, जो भी हमारे पास अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं, उनके आधार पर हम पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो उसका बिल्कुल सेंट्रल कोर पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि जो पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे हम नीचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है पृथ्वी का अंदर की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, और वहाँ तक मनुष्य का पहुँचना असंभव है। इसलिए अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात जो बाहर की तरफ है, अंतर्जात जो अंदर की तरफ है, प्रक्रियाएं लगातार भूदर्शे को आकार देती रही हैं। जो बाहर और अंदर प्रक्रियाएं होने लग रही हैं, उसकी वजह से जो हमारा भूमि है उसको आकार अलग अलग मिला है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। यदि आपको कोई भी भूमि की आकृति को समझना है तो उसकी अंतर्जात जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। उन्हीं के आधार पर हम भू आकृति जो है उसकी प्रकृति को समझ सकते हैं। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगार्भिक क्रियाओं के प्रभावों को जानना आवश्यक है। भूगार्भिक मतलब भूमि के जो गर्भ में, पृथ्वी के जो अंदर की जो क्रियाएं हैं, उनको प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी अक्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदर्शे के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना का ज्ञान हो। ठीक है, आपको पृथ्वी के कंपन मतलब भूकंप जो आता है वो पृथ्वी के कंपन की वजह से आता है, और जो सुनामी लहरें समुद्रों में उठती हैं वो कैसे पैदा होती हैं, उन्हें जानने के लिए हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना जो है उसको समझना पड़ेगा। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि पृथ्वी का निर्माण करने वाले भूपरपट्टी जिस पर हम रहते हैं सैकड़ों तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं। दैट मीन्स जो पृथ्वी के जो इंटरनल लेयर्स हैं वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हैं। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषता के बारे में अनुमान लगाया। यह इस अध्याय इसी विषय से संबंधित है। जो आप अध्याय पढ़ रहे हैं वो इसी विषय से संबंधित है। अलग अलग लेयर्स के बारे में जो पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड हम स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। भूगर्भ की जानकारी के साधन, कहाँ से हमें भूमि की गर्भ की जानकारी मिलती है? देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर है। ये आप याद रखना, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुँच उसका निरीक्षण कर सके या वहाँ के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है, जैसे मैं बता रही थी आपको कि जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वहाँ तक कोई भी पहुँचकर वहाँ से कोई नमूना प्राप्त नहीं कर सकता जिसके आधार पर हम निरीक्षण कर सकें, कोई प्रैक्टिकल कर सकें और बता सकें पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। पॉसिबल नहीं है यह चीज़। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि
कि भूगर्भ की संरचना कैसे हुई है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी प्रोक्ष से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष परीक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। आज हम पर स्टडी करते हैं प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं वो चट्टानें हैं अथवा वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की यदि मैं सोने की खानों की बात करूँ तो जो उनकी गहराई है वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है। 3 से 4 किलोमीटर तक तो फिर भी ये सोने की खानें काफ़ी गहराई पर चली जाती है। इससे ज़्यादा जो गहराई पर जाना हमारे लिए असंभव है क्योंकि तापमान अधिक हो जाता है और असहनीय होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए पप्पर पट्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। भाई वो परियोजनाएं कौन सी हैं? पहली परियोजना है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, और दूसरी क्या है? इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक जो सबसे गहरा ड्रिल किया गया है, गर्त किया गया है, वो आर्कटिक महासागर में कोला नाम की जगह पर कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, जहाँ से हम इतनी गहराई से अप टू 12 किलोमीटर तक ये जो गर्त किया गया है, यहाँ से जो हमें नमूने मिले हैं, पदार्थ मिले हैं, उनके आधार पर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। ज्वालामुखी जो पृथ्वी पर हैं वो पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। जब कभी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी की धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यदि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। ठीक है, अब देखिए अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान व दबाव में जो हम खनन प्रक्रिया जो अंदर से खुदाई करते हैं और अपने खनिज तेल वगैरह भी निकालते हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर तापमान एवं दबाव में वृद्धि हो जाएगी। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थों के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में हम आगे करेंगे। अब देखिए, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? उल्काएं। ठीक है, जो हमारे यूनिवर्स से, जो हमारे सौरमंडल से कभी कभी पृथ्वी पर आकर गिरती हैं उल्का पिंड, वो कभी कभी पृथ्वी तक पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होता है। देखिए, यदि हम उल्काओं से कोई विश्लेषण निकालते हैं, कोई रिजल्ट, कोई आउटपुट निकाल रहे हैं या उसका कंपैरिजन पृथ्वी से कर रहे हैं, तो हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो जो उल्का हैं वो कभी पृथ्वी के भाग तो थे लेकिन वह उसके अंदर से प्राप्त नहीं किए गए हैं, परंतु उल्काओं जो पदार्थ हैं तथा उनकी संरचना जो है वह पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं अन्य प्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। पृथ्वी की धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पोल्स जो हैं, ध्रुव जो हैं, वहाँ पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण, ठीक है,
गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम हो जाता है। ये आपको लर्न रखना है हमेशा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पोल पे कम अधिक होता है, और जो हमारी इक्वेटर लाइन है जो पूरे विश्व को दो भागों में डिवाइड कर रही है वहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जैसे ही पृथ्वी के केंद्र से दूर होता है तो वह बढ़ने लग जाता है। ठीक है, पृथ्वी का मान पदार्थ की द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से प्रभावित है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। ठीक है, किस भिन्नता को? जो पृथ्वी पर विभिन्नता है, अलग अलग जो मतलब असमान जो वितरण है उसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण में भी भिन्नता पाई जाती है, और इसे ही गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रपट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपट्टी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक गति जानकारी देते हैं, अतः हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, भूकंपीय गतिविधि यदि हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी देती हैं तो अब हम भूकंप से संबंधित स्टडी करेंगे। देखिए, भूकंप क्या है? भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये भूकंप पर कोई नोट भी लिखना पड़ सकता है आपको, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भूकंप का अर्थ क्या है? पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। ठीक है, भूकंप कब आता है? जब जो ऊर्जा पृथ्वी से निकलती है उससे तरंगें उत्पन्न होंगी और वो सभी दिशाओं में फैल जाएंगी, जिससे पृथ्वी में कंपन पैदा होगा, जिसे हम कहते हैं कि भूकंप। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, ये मैंने आपको क्लियर किया अभी कि प्राय जब पृथ्वी के अंदर कंपन हो रहा है, जब ऊर्जा विमुक्त हो रही है, ऊर्जा निकल रही है, तो अंदर की जो लेयर्स हैं उनमें क्या कंपन पैदा होता है, और वो सभी गति में सभी दिशाओं में गति करता है, जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, अब ये देख लेते हैं हम। प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भ्रंश क्या होती हैं भाई? दरारें होती हैं। भूप्रपट्टी की सैलों में गहन जो दरारें हैं वहीं क्या है? भ्रंश है। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर की जो सैल हैं उनमें जो दरारें आई हुई हैं उन्हीं के साथ साथ ऊर्जा निकलती है। दोनों तरफ सैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं, जहां ऊपर के सैल खंड दबाव डालते हैं। देखिए, जो सैल होंगी वो विपरीत दिशा में गति करेंगी, और जो ऊपर इतने बड़े बड़े चट्टानें हैं, पर्वत हैं, सैलखंड बने हुए हैं, वो उन पर दबाव डालते हैं। उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। ठीक है, फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण देखिए घर्षण जो है वो आपस में उन्हें बांधे रखता है, लेकिन जो उनकी अलग होने की प्रवृत्ति है उसके कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव भी कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। जो सैलों के खंड हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं, ठीक है, वो ये कहता है कि वो एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में खिसकने लग जाते हैं। मतलब जैसे एक इधर खिसकेगा और दूसरा इधर खिसकेगा। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती हैं और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, मतलब फोकस पॉइंट कहलाएगा जहाँ से ऊर्जा निकलती है। इस केंद्र को अवकेंद्र हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ऊर्जा जो तरंगे हैं अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के बिल्कुल ही समीपतम है उसे एपिसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जो एपिसेंटर होता है और जो हमारा फोकस पॉइंट होता है उनके बीच में एंगल्स कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। अब देखिए अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। भूकंपीय जो तरंगे हैं उन्हें देखते हैं। कहता है सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। इस अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर के बारे में आगे जो चैप्टर आएंगे आपके उनमें हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे, बट अभी एट प्रेजेंट आपको पता होना चाहिए जिस मंडल पर हम रहने लग रहे हैं वो हमारा स्थल मंडल ही है।
और ये स्थलमंडल जो है ये धरातल से अंदर तक गहराई 200 किलोमीटर तक है। कहते हैं भूकंप मापी जो यंत्र होता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, सतह पर पहुंचने वाले भूकंप तरंगों को क्या करता है, अभिलेखित करता है, मतलब रिकॉर्ड इससे की जाती है। अब जो आपको 3.1 जो फिगर दिया गया है इसमें आपको 3 तरह की वेव्स दिखाई गई हैं, ठीक है। इनके बारे में स्टडी करते हैं। कहते हैं यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं भाई? एक बॉडी वेव्स होती हैं, एक सरफेस वेव्स होती हैं। एक भूगार्भिक जो पृथ्वी के अंदर है, धरातलीय जो धरातल पर हैं। भूगार्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। देखिए उद्गम केंद्र जहाँ से ऊर्जा का मुक्त होने की शुरुआत हुई थी, ठीक है, उन्हें भूगार्भिक तरंगें बोला है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगार्भिक तरंगें कहा जाता है, ठीक है। भूगार्भिक तरंगों एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें धरातलीय तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं। देखिए क्या कह रहा है, भूकंपीय तरंगें एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रियाएँ होती हैं और इन्हीं के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, धरातलीय तरंगें। देखिए भूकंपीय तरंगें मैंने आपको बता दिया, अब धरातलीय तरंगें, ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, जो तरंगों की जो स्पीड होगी, ठीक है, जो उनका वेग होगा वो घनत्व डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है, ठीक है। ये कहता है जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे जो वेव की स्पीड होगी वो भी ज़्यादा होगी। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन और आवर्तन होता है जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है, ठीक है। घनत्व में विभिन्नताएं होंगी, किसी का घनत्व ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। जब जो घनत्व में विभिन्नताएं हैं उसकी वजह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो के कारण ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है जिससे उनकी डायरेक्शन भी जो है वो चेंज हो जाती हैं। भूगार्भीय तरंगों की मैं बात करूँ तो ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? एस तरंगे कहा जाता है, एक पी तरंगे होती हैं, एक एस तरंगे होती हैं। पी प्राइमरी वेव्स और एस से सेकेंडरी वेव्स। अब देखिए पी प्राइमरी जो वेव हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड वाली होती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ये जो होती हैं ये गैस हो, चाहे ठोस हो, चाहे लिक्विड हो, ठीक है, तीनों ही अवस्थाओं में, मतलब तीनों ही पदार्थों में से गुजर सकती हैं। ये एस तरंगे जो धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद पहुंचती हैं। देखिए पी की स्पीड ज़्यादा है इसलिए ये उसी टाइम धरातल पर पहुंच जाती हैं। एस की जो स्पीड है वो गति कम है इसलिए ये कुछ समय बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी, पी वाले को प्राथमिक और सेकेंडरी को क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगे बोलते हैं। फिर ये कहता है उसके बाद ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती हैं। देखिए प्राइमरी वेव्स ऐसी थी, आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वेव्स एंड द सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। जो आप प्राथमिक तरंगे हैं और जो द्वितीयक तरंगे हैं उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राथमिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में से जा सकती हैं, काफ़ी स्पीड से जाती हैं, ठीक है, विध्वंसकारी होती हैं। और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो कैसी वेव्स होती हैं भाई, जो सिर्फ ठोस पदार्थों से जाती हैं। इनकी स्पीड भी प्राइमरी वेव्स के कंपैरिजन में कम होती है। एस तरंगों की यह महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती हैं, ठीक है, जबकि आवर्तन से तरंगे कई दिशा में चली जाती हैं। परावर्तन से क्या होगा भाई, ये वापस लौट जाएंगे और आवर्तन से क्या होगा, ये कई दिशाओं में चली जाती है। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलिखित होती हैं। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, इनसे सेल विस्थापित हो जाती हैं और इमारतें गिर जाती हैं, ठीक है। अब देखिए भूकंपीय तरंगों का संचरण के बारे में पढ़ते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो सेलों में कंपन हो जाती है, मतलब जैसे ही इनकी मूवमेंट स्टार्ट होगी वैसे ही सेलों में कंपन होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद कहता है
पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर ही होती है। पी तरंगों से जो कंपन की दिशा होगी वो तरंग जो होंगी उनकी दिशा में समांतर होगी। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालते हैं। जिस गति में ये जा रहे हैं उसी गति में ये पदार्थ पर दबाव डालेंगे। इसके फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा हो जाती है। ठीक है, या तो सेलों में संकुचन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी या फैलाव एक्सपेंड हो जाएंगी। अन्य 3 तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करते हैं और जो बाकी की तरंगे बच गई वो समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। देखिए यहाँ पर पैरेलल की बात हो रही थी, समांतर गति में जाएंगी और यहाँ पर समकोण दिशा में। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में हैं, तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। ठीक है, उभार बनाएंगी। ये देखिए ये क्या था, संकुचन और फैलाव की बात की थी यहाँ पर। ठीक है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे या एक्सपेंड हो जाएंगे और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ वो जगह उठ जाएगी या उसमें एक गहरा गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। जो धरातलीय तरंगे हैं वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी समझी जाती हैं।